हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 13 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस जल्दी से। पहली न्यूज़ आती है हमारी, एक अर्थक्वेक आया। कहाँ पे आया? वेस्ट तिमोर, ये एक जगह है इंडोनेशिया में। ठीक है, अब यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया वो आया मैग्नीट्यूड 5.6 का। एंड अब इंडोनेशिया है ना, कहाँ पे सिचुएटेड है? अराउंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है अपनी, वहीं पे सिचुएटेड है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन होती है अर्थक्वेक के। सो इंडोनेशिया straddles the so-called Pacific Ring of Fire, an area of high seismic activity that rests atop multiple tectonic plates। ठीक है, अब ये जो वेस्ट तिमोर है ना, ये अलग है ईस्ट तिमोर से। कैसे अलग है? वेस्ट तिमोर तो है इंडोनेशिया का पार्ट, लेकिन ईस्ट तिमोर जो है वो अलग से अपने आप में कंट्री है, वो इंडोनेशिया का पार्ट नहीं है। अब ये आपके सामने है इंडोनेशिया, और इसमें ये रहा, देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वेस्ट तिमोर है। और इधर ये तिमोर लेस्टे जो है, ये ईस्ट तिमोर है, ये अलग से कंट्री है। लेकिन ये जो वेस्ट वाला है ये इंडोनेशिया में आता है, और यहाँ पे आया है अर्थक्वेक। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरे मैप में देखें तो देखो, ये रहा वेस्ट तिमोर इधर। ये है इंडोनेशिया का पार्ट। लेकिन अगर ईस्ट तिमोर की बात करें तो वो नहीं है, जिसको तिमोर लेस्टे भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है रेयर मेटल से रिलेटेड। अब ONGC जो कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, वो रेयर मेटल्स के लिए एक्सप्लोरेशन बिगन करेगी। कहाँ पे? केरला कोंकण जो बेसिन है वहाँ पर। अब ये जो रेयर मेटल्स होते हैं ना, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हमारी इंडस्ट्रीज़ में। एंड हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, उसका क्या है ना, जो सदर्न टर्मिनेशन है वहाँ पे है सदर्न ग्रेनुलाइट टेरेन जो है, मतलब कि जो वो वाला एरिया, मान लो आप केरला और तमिलनाडु वाला, वो काफ़ी रिच माना जाता है कि हो सकता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी पाए जाते हों, और इसीलिए वहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। अब अगर बात करें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं, क्या ये बहुत रेयर है या नहीं है, या क्या सीन है, तो उसको अपन जानते हैं फटाफट। अब ये एक तरीके के, यू मान लो सेट होता है पूरे 17 मेटेलिक एलिमेंट्स का। जी हाँ, 17 मेटेलिक एलिमेंट्स। इनकी कुछ अपने आप में यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ यूनिक मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसी वजह से इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कि दे आर यूज्ड इन मेनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स हो गए हमारे, या नेटवर्क्स, कम्युनिकेशंस में, हेल्थ केयर में, डिफेंस में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में, ऐसे करके इसके बहुत सारे जो हैं यूजेस हैं। ये देखो आपके सामने ये 17 रहे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये आप नाम एक बार देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। इसको पॉज करके आप पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, ये ट्रियम, सीरियम, डिस्पोरियम, एल्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, होल्मियम, लैंथेनम, थ्यूलियम, लुटेटियम, नियोडाइमियम, प्रासियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, स्कैंडियम, टर्बियम, इटर्बियम। ऑलराइट, ये सारे हैं नाम। अब इतना ही नहीं, बल्कि ये आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ होंगी हमारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़, उसमें भी ये हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प में आएंगी। जैसे कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी, सेफ स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन फॉर पोस्ट हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी, से काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब इनको रेयर अर्थ क्यों बोला जाता है? क्या ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसको रेयर अर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन्हें एक्सट्रैक्ट करना। जी हाँ, बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट दैम फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स फॉर्म्स टेक्नोलॉजिकली। क्यों डिफ़िकल्ट क्यों होता है? तो बेसिकली दे अकर इन मैनी मिनरल्स बट टिपिकली इन लो कॉन्सेंट्रेशंस, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेंट्रेशंस में होते हैं। तो इस वजह से इसका जो रिफ़ाइन हमें जो करना पड़ता है इसमें,
वो काफ़ी मुश्किल से हो पाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, ये बात है इसमें। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, दे आर नॉट रेयर इन क्वांटिटी। इनफैक्ट कुछ तो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है हमारे अर्थ के क्रस्ट में। फॉर एग्जांपल सीरियम का ले लें अगर हम, वो कॉपर और लेड से भी ज़्यादा पाया जाता है, जी हाँ। लेकिन क्योंकि इनका एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए हम इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोल देते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा साउथ एशिया। अब हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं कि भाई दिल्ली वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसके हमने कॉजेज़ भी पढ़े क्या क्या थे। स्टबल बर्निंग था, वेहिकुलर पोल्यूशन था, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, और अभी दिवाली के टाइम पे तो क्रैकर्स वगैरह का जो पोल्यूशन होता है उस वजह से भी होता है। तो उसी तरह से अगर हम पूरे साउथ एशिया की बात करें तो वहाँ पे भी पोल्यूशन की काफ़ी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। सो ऐसा क्यों है भाई, तो ये अभी हम जानते हैं। सो इन साउथ एशियन नेशंस worsening air pollution is an annual problem. Yes, we all know that. As winter approaches and cold, heavy air traps pollution heavy air traps pollution in a thick layer of smoke. तो हम सब जानते हैं कि ये विंटर के सीज़न में जो एयर में पोल्यूटेंट होते हैं उनसे एक स्मॉग की थिक लेयर बन जाती है, जिससे और ज़्यादा पोल्यूशन की हमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें साउथ एशिया की, सो उसमें इनफैक्ट काफ़ी पोल्यूटेड कंट्रीज़ या सिटीज़ भी हैं। मतलब यूँ मान लो कि वर्ल्ड की जो 4 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं वो हमारे साउथ एशिया में ही लाई करती हैं, जी हाँ। और तो और जो सिटीज़ की बात करें, जो 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो हैं उनमें से 9 साउथ एशिया में एग्जिस्ट करती हैं, जी हाँ। अब बात करें अगर कितना वर्स क्यों है, अगर बाकी सारे एरिया से कंपेयर करें तो साउथ एशिया में पोल्यूशन इतना वर्स क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि यहाँ की कंट्रीज़ अभी डेवलप कर रही हैं, मोस्टली डेवलपिंग हैं, तो उस वजह से यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। जैसे कि कंट्रीज़ में इंक्रीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, और तो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, और उसी के साथ फिर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, व्हीकल पोल्यूशन काफ़ी होगा, और तो इन वजह से जो है पोल्यूशन भी बढ़ेगा। ऊपर से पॉपुलेशन ग्रोथ आप सभी जानते हैं, इस वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है। अब क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसीलिए फिर एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स की हमें डिमांड भी काफ़ी होती है, तो उस वजह से माइनिंग वगैरह हो गया, ये सब भी बहुत होता है, उस वजह से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। उसके बाद सॉलिड फ्यूल कंबस्जन जो होता है कुकिंग के लिए या हीटिंग के लिए, या फिर यहाँ पे कौन आएगा, ह्यूमन क्रीमेशन के लिए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है वो भी बर्न करते हैं, तो उस वजह से भी साउथ एशिया वाले रीजन में पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब क्या है ना, एक तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं है यहाँ पे, जितनी सारी कंट्रीज़ हैं ना उसमें, सो देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑन पोल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स, एंड देयरफॉर द एफर्ट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर नॉट वर्किंग। अब होता क्या है ना कि मान लो किसी जगह पोल्यूशन जनरेट हुआ किसी कंट्रीज़ में, अब वो हवा के साथ दूसरी कंट्रीज़ में भी जाता है जहाँ पे वो मतलब क्रिएट नहीं हुआ लेकिन दूसरी कंट्रीज से आता है, तो उस वजह से भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सो डस्ट पार्टिकल्स ट्रांसेंड बाउंड्रीज इम्पैक्टिंग कंट्रीज अदर देन दोज इन विच दे ओरिजिनेट, जी हाँ। उसके अलावा बस अब यही प्रॉब्लम है, तो इसलिए सोल्यूशन ये है कि भाई सारी कंट्रीज़ को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जिससे कि मॉनिटरिंग एनहांस हो सके और अच्छे ढंग के पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सकें, ताकि ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसे टैकल कर पाएँ। और इसके साथ बढ़ते हैं हम आगे। अब एक न्यूज़ है हमारी UAPA से रिलेटेड, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। न्यूज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने अराउंड 8 मेथी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ बैन एक्सटेंड किया है अंडर UAPA। ऐसा क्यों? फॉर एडवोकेटिंग सेसेशन ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। वो आर्म्ड स्ट्रगल करके मणिपुर को इंडिया से हटाने की बात करते हैं, इसीलिए जो है द
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैव एक्सटेंडेड द बैन अगेंस्ट देम। अब UAPA क्या होता है ना, वो जानते हैं। बेसिकली कोई भी इंसान या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करता पाया जाता है जिससे हमारे इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उनके अगेंस्ट इस लॉ के तहत एक्शन लिया जाता है। जी हाँ, अब ये एक्ट आया था 1967 में। एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में कैसे डिफाइंड है, तो इट इज़ एनी एक्टिविटी दैट इज़ इंटेंडेड टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कौन करता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बाय वे ऑफ एन ऑफिशियल गैजेट। इट डिक्लेयर एन एक्टिविटी अनलॉफुल। ठीक है, अब इसमें चाहे इंडिया के लोग हो या चाहे बाहर के हों, दोनों ही चार्ज किए जा सकते हैं। बोथ फॉरेन एंड इंडियन नेशनल्स कैन बी चार्ज। और इसमें पनिशमेंट की बात करें तो डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे इनकी हायर पनिशमेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो अरेस्ट करने के बाद मैक्सिमम 180 डेज़ में चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए उनको, ऐसा इसमें प्रोविज़न होता है। और इस ड्यूरेशन को हालांकि एक्सटेंड भी किया जा सकता है कोर्ट को इंटीमेट करके। ठीक है, और इस एक्ट में हम 2019 में हमने एक अमेंडमेंट भी देखा था जिसमें ये प्रोविज़न डाला गया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये किया गया क्योंकि इंडिविजुअल्स भी टेररिस्ट होते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए 2019 में अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, सो ये बात थी इसमें। और इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।